दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर पिछले 10 सालों में बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए, और मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ उनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको भी डिस्कस करूँगा, ताकि उनसे जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट है आपके क्लियर हो सके। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो पेपर है या पेपर का जो पैटर्न है उससे बायोटेक्नोलॉजी के ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हमारे देश में कब हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1986 और डी है 99। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1986। तो सन 1986 में सर्वप्रथम हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई। तो आइए समझते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो जैसा कि नाम में ही आपको दिख रहा है, जैव और प्रौद्योगिकी, अर्थात जैव का मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म जीव, तो जनरली जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, पहले आप ये समझिएगा कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग करके मनुष्य के लिए फायदेमंद और अनुकूल वस्तुओं का निर्माण करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। और जनरली जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीवों का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है? तो जैव प्रौद्योगिकी का सबसे ज़्यादा उपयोग आपके खाद्य पदार्थों के निर्माण और कृषि में किया जाता है। यदि हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांचेस की, तो इसमें से जो दो मुख्य ब्रांचेस हैं, पहला है चीनी अभियांत्रिकी जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग अर्थात रसायन अभियांत्रिकी। तो आगे इन दोनों ब्रांचेस के बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस का आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइप 1, ऑप्शन बी टाइप 2, ऑप्शन सी टाइप 3 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो जीनी अभियांत्रिकी प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, इसमें इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो इसके टाइप 2 का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट किया जाता है। तो डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करते हैं और सबसे अधिक टाइप 2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। वहीं बात करते हैं हम आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की। आनुवांशिक अभियांत्रिकी होता क्या है, मैं ये बता देता हूँ। तो जब क्या किया जाता है कि जीवों के डीएनए में हेर फेर किया जाता है, मतलब किसी जीव के डीएनए को काटकर किसी दूसरे के जीव के डीएनए में डाल दिया जाता है और उससे एक नई जो जाति बनती है, उसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं जीनी अभियांत्रिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टाइप 2, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसे विज्ञान जगत की कैंची भी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा। विज्ञान जगत की कैंची अर्थात सीजर ऑफ साइंस किसे कहते हैं? तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम सीजर ऑफ साइंस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 2 इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यकता होती है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो टाइप 2 इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता के लिए किस आयन की आवश्यकता पड़ती है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम आयन, दूसरा है क्लोरीन आयन, तीसरा है सोडियम आयन और चौथा है आपका कैल्शियम आयन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम आयन। तो आइए मैं आपको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की विशेषताएं बताता हूं। तो जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ये डीएनए अणुओं को कई स्थान पर काटने की क्षमता रखते हैं, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये डीएनए अणु को दोनों स्टैंड पर काट सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो कि केवल डीएनए अणु को एक ही छोर पर काटते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम परिवर्तित क्लोनिंग संवाहक था? पहला ऑप्शन है पीवीआर 327, सेकंड है पीयूसी, थर्ड है पीवीआर 322 और लास्ट है CV40। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है पीवीआर 322। तो पीवीआर 322 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सबसे पहला क्लोनिंग वेक्टर है जो कि लैब में तैयार किया गया था। अब इसका नाम पीवीआर 322 क्यों है? तो पी का मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड, बी और आर का मतलब है बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसे खोजा था बोलिवर और रोड्रिग्यूज ने, इसलिए इसका नाम है पीवीआर 322।
322। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ प्लाज्मिड या वाहक क्या होते हैं। वाहक वे डीएनए अणु होते हैं जो कि डीएनए को ले जाते हैं और उसकी ढेर सारी कॉपी बनाते हैं। तो एक तरह से हम इसको क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है पीवीआर 322 संवाहक में प्रतिरोधक क्षमता थी। तो ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन के लिए, ऑप्शन बी है एम्पिसिलिन के लिए, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों के लिए और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों के लिए, अर्थात टेट्रासाइक्लिन के लिए और एम्फिसिलिन के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। तो जैसा कि मैंने बताया था क्लोनिंग क्या होता है, जब ढेर सारी कॉपी बनाते हैं जो डीएनए हमने कट किया उसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग। तो जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए जो उपयुक्त संवाहक जिसे हम बोलते हैं वेक्टर कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीयूसी, ऑप्शन बी पीवीआर 322, ऑप्शन सी पीवीआर 327 और ऑप्शन डी SV40। तो आपको मैं इस वेक्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये जनरली 52 न्यूक्लियोटाइड का बना विषाणु से निर्मित वेक्टर है और हमारा जो राइट आंसर है वो है SV40 जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। तो पहला ऑप्शन है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से, दूसरा है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से, तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से और लास्ट है उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से। तो जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, जब आपको मैं बताऊंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, तो जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उस समय क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे किसी व्यक्ति का डीएनए खंड में पहचान करना है तो डीएनए खंडों की पहचान करने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए खंड होता है। तो पहला ऑप्शन है धनावेशित, दूसरा है ऋण आवेशित, तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा है कभी धन आवेशित और कभी ऋण आवेशित। तो इसका राइट आंसर है ऋण आवेशित खंड होता है। तो डीएनए अणु कैसे ऋण आवेशित खंड होता है मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो डीएनए का निर्माण होता है वो फास्फेट समूह, नाइट्रोजनस बेस और पंचकार्बनिक शर्करा से होता है। तो डीएनए अणु में जो फास्फेट समूह होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और फास्फेट ग्रुप जो होता है कार्बन के 5वें पोजीशन पे जुड़ता है। तो जो फास्फेट ग्रुप है वो आपके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, और जो शुगर है तो शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ता है और इसी निगेटिव फास्फेट ग्रुप के वजह से ही डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्यों डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। जब ये फास्फेट ग्रुप के तहत आपस में जुड़ते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज आता है और इसी कारण डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋण आवेशित। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज की थी। तो पॉलीमरेज चेन क्या होता है, तो पॉलीमरेज चेन क्या होते हैं, ये बड़े बड़े डीएनए के खंड होते हैं जिनका निर्माण बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे कैरी मुलिस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा पॉलीमरेज श्रृंखला की खोज किसने किया था, कैरी मुलिस ने। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं और आपके ऑप्शन है जीवाणु कोशिका में, सभी जंतु कोशिका में, रोग संक्रमित कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में। तो राइट आंसर है जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा है आरएनए, तीसरा है प्लाज्मिड और चौथा है गोल्गी काय। तो जो एपिसोम है वह प्लाज्मिड से संबंधित है। तो आपको मैं बता देता हूँ एपिसोम होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की भांति एपिसोम भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, बट प्लाज्मिड में क्या होता है कि बैक्टीरिया के और डीएनए अणु नहीं जुड़ते, बट एपिसोम में बैक्टीरिया के और डीएनए अणु अलग से जुड़ पाते हैं। तो एपिसोम की यही क्वालिटी है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हुए भी अलग से बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ता है और उसे ही हम बोलते हैं एपिसोम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस काटता है। तो ये काटता है डीएनए एक रज्जु की विशिष्ट स्थलों पर। बी है डीएनए के दोनों रज्जु के विशिष्ट स्थलों पर। तीसरा है डीएनए के दोनों रज्जु किसी भी स्थल पर और आरएनए के एकल रज्जु को। तो आपका राइट आंसर है डीएनए के दोनों रज्जुकों को विशिष्ट स्थल पर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसे विज्ञान जगत की कैंची भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए अणुओं को दोनों स्ट्रैंड पर काटता है। अब इसका नाम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्यों पड़ा मैं बता देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन इसलिए पड़ा क्योंकि जब कोई वायरस डीएनए पर अटैक करता है तो उसके डीएनए को काटने के लिए बैक्टीरिया के अंदर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम बनते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन नाम इसलिए पड़ा और इंडोन्यूक्लियस इसलिए पड़ा क्योंकि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे कट करता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है किस विधि द्वारा एक जीन का स्थानांतरण दूसरे जीव में किया जाता है। तो राइट आंसर है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी जीव के डीएनए को किसी दूसरे जीव के डीएनए में स्थानांतरित करते हैं और यही स्थानांतरण की विधि कहलाती है जीनी अभियांत्रिकी। और जीनी अभियांत्रिकी द्वारा जो जीव प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पारजीनी जीव, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। तो ऑप्शन है पहला ट्रांसडक्शन, दूसरा डीएनए वर्गीकरण, तीसरा ट्रांसलेशन और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है डीएनए का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं विषाणुओं में, जीवाणुओं में, कवकों में और वायराइड्स में। तो प्लाज्मिड आपका पाया जाता है जीवाणुओं में अर्थात बैक्टीरियल सेल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एक रासायनिक अभिक्रिया में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंडों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो पहले मैं क्वेश्चन को आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ कि जब हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटते हैं तो जो कटे हुए डीएनए हैं तो उसको हमें अलग करना हो तो हम लोग कौन से प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है। तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत कण संचलन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा ही हम लोग डीएनए अणुओं को अलग अलग करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, एगरोस जेल का यूज़ किया जाता है और एगरोस जेल के प्लेट पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि डीएनए अणुओं पर निगेटिव चार्ज होते हैं, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये जो डीएनए अणु होते हैं अलग अलग एगरोस जेल के प्लेट पर अलग अलग हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है जीन अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वर्णात्मक चिन्हक के रूप में, दूसरा है स्वास्थ्य वाहकों के चयन में, तीसरा है प्रतिकृत स्थल के अनुक्रमण के रूप में और चौथा है संवर्धनों को संक्रमण से बचाने के लिए। तो आपका राइट आंसर है वर्णात्मक चिन्हक के रूप में। तो जो आपके जीन होते हैं उस पर एंटीबायोटिक होती है, तो यहाँ पर जो जीन की बात हो रही है वो है आपका प्लाज्मिड। तो ये जो एंटीबायोटिक होती है, तो जब भी कोई प्लाज्मिड का हम उपयोग करते हैं तो ये ध्यान देते हैं इसमें किस प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम लोग प्लाज्मिड का चयन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है जीन अथवा बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त है। तो आपके ऑप्शन है रोगाणु वाहक के निशस्त्रीकरण में, पादप कोशिकाओं के रूपांतरण में, वाहक के साथ संयोजित होकर पुनः संयोजित डीएनए बनाने में और लास्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो मैं बता दूं आपको कि जो बायोलिस्टिक गन है या जीन गन है इसका उपयोग डीएनए के ट्रांसफ़र में किया जाता है और ये पादप कोशिकाओं के रूपांतरण में होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में एक डीएनए को दूसरे डीएनए में डाला जाता है, तो डीएनए के ट्रांसफ़र की प्रोसीजर में से एक है जीन ट्रांसफ़र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है रूपांतरण के लिए प्रक्षेपित किए जाने वाले डीएनए लेपित सूक्ष्म कण बने होते हैं सिल्वर अथवा प्लेटिनम के, दूसरा है प्लेटिनम अथवा जिंक के, तीसरा है सिल्वर अथवा जिंक के और लास्ट है गोल्ड अथवा टंगस्टन के। तो जो रूपांतरण के लिए प्रक्षेपित किए जाने वाले जो डीएनए अणु होते हैं वो गोल्ड अथवा टंगस्टन के सूक्ष्म कण से बने होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी,
गोल्ड अथवा टंगस्टन के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में सघन संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता। तो एक सघन ब्लॉटिंग टेक्निक होता है जो कि गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि सघन संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता। तो यहाँ पर पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका प्रयोग नहीं होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आजकल इसे पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पादपों में पात्रे क्लोनिंग प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है। तो आपका राइट आंसर है पीसीआर और आरएपीडी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वेक्टर जो है डीएनए के जो छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्लोन कर सकता है। तो आपका राइट आंसर है प्लाज्मिड। तो जो प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है कि जो डीएनए के कोई भी छोटे कण हो उसको क्लोन कर सकता है। क्यों कर सकता है कि क्योंकि प्लाज्मिड में प्रॉपर्टी होती है सेल्फ डुप्लीकेशन की, स्वतः द्विगुणन की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवाणु के कोशिकीय द्रव्य में पाया जाने वाला द्विगुणित डीएनए अणु का वृत्ताकार स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ स्वायत्त भाग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में व्यापकता से प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। याद रखिएगा, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर जीवाणु बोला हुआ है। इसके अलावा जो प्लाज्मिड होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनमें सेल्फ डुप्लीकेशन अर्थात स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्लाज्मिड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, डीएनए का वह अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीन को जोड़ा जा सकता है। तो जैसा कि क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन है कि डीएनए का वह अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीन को जोड़ा जा सकता है। तो जब हम डीएनए अणु निकालते हैं और उसे हम क्लोनिंग के लिए जोड़ते हैं, तो क्लोनिंग के लिए जो डीएनए जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं वांछित जीन। तो वांछित जीन को किस में जोड़ा जाता है। तो मैंने बताया था वेक्टर में, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवाहक। याद रखिएगा, जो क्लोनिंग करने के लिए हम लोग जो डीएनए निकालते हैं उसे हम बोलते हैं वांछित जीन, और इसे क्लोनिंग करने के लिए जिस डीएनए में जोड़ते हैं उसे बोलते हैं हम संवाहक या वेक्टर। और वेक्टर के रूप में हम लोग लेते हैं प्लाज्मिड को, कॉस्मिड को, फैगमिड को। और प्लाज्मिड जो होता है जनरली पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मिड का लक्षण नहीं है। तो पहला है स्वतंत्र प्रतिकृतिकरण, दूसरा है वृत्तीय संरचना, तीसरा है दो सूत्री और चौथा है एकल सूत्री। तो जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें एकल सूत्री अर्थात सिंगल स्ट्रैंड नहीं होते। मैंने बताया था जो प्लाज्मिड होते हैं हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, वृत्तीय संरचना होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें स्वतंत्र द्विगुणन की क्षमता होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।